नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे हॉट टॉपिक जो कि है हमारा फूड कॉस्ट। किस प्रकार से आप अपनी फूड कॉस्ट को कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये वीडियो है 2 पार्ट में आएगी। ये पार्ट 1 है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अलग अलग जाके ऑडिट्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो एक चीज़ समझ आई है कि हर किसी की फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोगों को हमने जैसे बताया है अपनी वीडियोस में, आप लोगों को अपनी फूड कॉस्ट 30% से कम रखनी चाहिए। अगर आप 30% से ज़्यादा करते हैं या रखते हैं तो जो आपके प्राइसेस भी हाई होने चाहिए। बट जो करंट सिनेरियो है इंडिया के अंदर, जहाँ पे जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, आप बहुत ज़्यादा अपने प्राइजेस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने प्राइजेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको आपकी जो फूड कॉस्ट को कम ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मार्जिन नहीं निकाल पाएंगे। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूं। 4 पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करूंगा और जो 4 आएंगे वो आपकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आएंगे। अब यहां पे फूड कॉस्ट का मतलब क्या है? वो कॉस्ट जो कि मैं खर्च कर रहा हूं या मैं वो पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूं रॉ मटेरियल के ऊपर जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने में लगता है। अब यहां पे हम लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, पर्टिकुलर डे के सारे प्रोडक्ट बोल सकते हैं, पर्टिकुलर मंथ के सारे प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है मेरी मेन्यू प्लानिंग का। जब मैं मेन्यू प्लान कर रहा हूँ उस समय मुझे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि भाई मेरे जो मेन्यूज़ हों वो इस तरीके के हों कि उसमें बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस डिफरेंस ना हो। आप लोगों को आपके वहाँ के जो भी कंज्यूमर हैं उनके जो एवरेज वो कितना खर्च करते हैं उसके हिसाब से मेन्यू की प्राइसिंग को रखना पड़ेगा। आप लो और हाई के बीच की चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, या अगर आपका एक हाई एंड रेस्टोरेंट है तो आप हाई या मैक्सिमम जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी देखना होगा कि सोमवार के दिन आपके इधर कम भीड़ होती है, मंगलवार के दिन ज़्यादा होती है, सैटरडे संडे को होती है। अगर अधिकतर देखा जाता है तो हर जगह फ्राइडे सैटरडे संडे ही होता है, बट कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर मैं बोलूँ कोई एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो आपको देखना होगा कि वो किस दिन हो रही है। तो उसके हिसाब से आपको आपका जो प्रोडक्शन प्लान बनाना होगा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन प्लान नहीं बनाओगे तो आप अगर कुछ भी चीज़ बना रहे हो तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, और जब चीज़ें वो ज़्यादा बन जा रही हैं तो उसके बाद वो डस्टबिन में जा रही हैं, जो कि आपकी फूड कॉस्ट को हाई कर देंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मेन्यू कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो या फिर बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। दोनों ही आप बोल सकते हैं कि नुकसान का कारण बनती हैं, तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। सेकंड स्टेज या सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपकी परचेजिंग। जब आप अपने रॉ मटेरियल परचेज करते हो आपके रेस्टोरेंट के लिए, यहाँ पे परचेजिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक साथ ढेर सारा जो रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है। अधिकतर देखा जाता है कि आप जब ढेर सारा रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ छूट मिलती है, कुछ पैसों की कमी हो जाती है। आप लोगों का जो आटा 20 रुपये किलो आने वाला था वो 18 रुपये का हो जाता है। बट आपको ये ज़रूर समझना है, जब आप ज़्यादा सामान खरीद रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा पैसे भी देने पड़े हैं। दूसरा, आपको उस सामान को रखने के लिए स्पेस भी रेंट आउट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आपका जो सामान ख़राब हो जाएगा। आपको उसको स्टोरिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। इवन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने की अगर आप कोई आइटम परचेज करने हैं तो आपको स्पेसिफिक वही आइटम हर बार खरीदना। मान लीजिए अगर आप कोई एक ब्रांड का बटर खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप हर बार वही ब्रांड का खरीद रहे हो। ऐसा ना हो कभी आप उससे कोई हाई क्वालिटी का या उससे ज़्यादा प्राइस का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बटर खरीद रहे हो कोई भी, या फिर उससे लो क्वालिटी का या लो प्राइस का। इससे ये होगा कि आपकी जो फूड कॉस्ट है एक पर्टिकुलर आइटम की, कभी वो हाई हो जाएगी, कभी वो लो हो जाएगी, और आप कभी समझ नहीं पाओगे कि भाई मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, वो आता है हमारी रिसीविंग का। रिसीविंग, जब आपने जो रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया है वो रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट होता ही नहीं जिससे कि हम लोग तोल पाएँ कि भैया ये 2 किलो है, 5 किलो है। तो सबसे पहले आपके पास एक तराजू या एक वेइंग स्केल होना चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा तराजू है जिसको रखते ही आपका जो तराजू ही काम से गया। दूसरा, आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड रखने, क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, प्रॉपरली रखने। तीसरा, आपको यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना है। आप कुछ भी रिसीव कर रहे हो, चाहे आपका परचून का सामान हो, दूध हो, डेयरी हो, पनीर हो, सब्जियां हो, फ्रोज़न हो, इवन आपके पैकिंग मटेरियल हो, जो भी आपने वेंडर्स को बोला है आपको वो चेक करना है। मान लीजिए आपको कोई 5 किलो आपने आलू रख दिए या 50 किलो आलू रख दीजिए,
तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि आलू 50 किलो आ रहे हैं। दूसरा आपको उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है। क्वांटिटी तो आपने चेक कर ली कि 5 या 50 है, पर आपको उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है कि जो ये आलू है वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है 50 किलो में आपके 10 किलो सड़े पड़े हैं। अधिकतर ऐसा होता है, पालक ऊपर से अच्छी होती है, नीचे सड़ी होती है। टमाटर ऊपर से अच्छे होते हैं, नीचे सड़े हुए होते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी आपके पैक्ड आइटम आते हैं उनमें एक्सपायरी आपको जरूर देखनी है। ऐसा ना हो कि एक्सपायरी कल की हो और आज आपने रिसीव करा। तो जब आप एक्सपायर आइटम रिसीव करोगे, खराब सामान रिसीव करोगे, तो वो कहाँ जाएंगे? आपके डस्टबिन के अंदर जाएंगे, आपकी वेस्टेज होगी, और वो उससे भी जो आपकी फूड कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? आपकी हाई हो जाएगी। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है, वो आता है हमारे स्टोरिंग का। आपने सामान रिसीव कर लिया है, अब आपको उसको स्टोर करना है। स्टोरिंग के लिए भी आपको जो करेक्ट टेम्परेचर है उस पर स्टोर करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने फ्रेंच फ्राई आप लाए हो तो आपको डायरेक्ट उसको फ्रोजन के अंदर स्टोर कर देना है, बाहर पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे ग्रीन पीस का। जो हरे मटर आते हैं, अधिकतर आप देखेंगे जो हरे मटर हरे नहीं होते, वो इस कारण ही होते हैं कि उनको प्रॉपर स्टोर नहीं किया होता है। या फिर आप आटा लेके आ गए, चीनी लेके आ गए, और आपने डायरेक्ट उनको अपने जो स्टोर के अंदर नहीं रखा है, डायरेक्ट आपने किचन के अंदर दिया। जब आप उसको किचन के अंदर दे रहे हो तो वहाँ पर क्या है, आप डायरेक्ट बोरियों को ज़मीन पर रख दे रहे हो, क्योंकि कोई भी आइटम आपको बोरियों के अंदर नहीं रखना है, आपको प्रॉपर कंटेनर के अंदर रखना है। अब जब वो बोरियां नीचे टच हो रही हैं, वहाँ पे पानी लग रहा है, धूल लग रही है, ठीक है जी, मट्टी लग रही है, वहाँ पे टेम्परेचर है, तो उससे क्या होगा? आपका जो रॉ मटेरियल है वो ख़राब होगा। सब्जियां बाहर धूप में पड़ी हैं, वो प्रॉपर्ली स्टोर नहीं है, वो ख़राब होंगी। आपका चिकन बाहर ऐसी नॉर्मल पड़ा है, आप देखते होंगे एक कोई कटिंग कर रहा है और वो 4-4, 5-5 घंटे तक बाहर पड़ा है, उसमें बदबू आने लग जाए, और वही हम लोग पका के दे रहे होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो गलत भी है, और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल ख़राब होता है, और वो बाद में हमको डस्टबिन में फेंक देना पड़ता है। अगर आप डस्टबिन में नहीं फेंकते हो, बट ऐसा आइटम भी इस्तेमाल करते हो, तो कस्टमर्स को खा के भी बीमार पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप अपने मेन्यू की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप अपनी फूड कॉस्ट कम करना चाहते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट द्वारा बताना है आपको और किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। जय हिंद।